बहुत पुरानी बात है। महिपालपुर में एक दंपति थी। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बहुत ही सुंदर था। उसे नाम दिया शिव प्रताप सिंह। चंद्रकलाओं के समान बच्चा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। शिव को एक स्कूल में दाखिला दिला गया। स्कूल उनके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था, अतः शिव को आने जाने में दिक्कत थी। इस दिक्कत के चलते वह केवल 5वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सका था। आगे की शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता, जो उसके पिता ने अच्छा नहीं समझा। शिव अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। इस तरह अब तक शिव प्रताप सिंह उम्र के 16 वर्ष पूरे कर चुका था। शिव को किसी काम से शहर जाना था। वो घर से शहर के लिए रवाना हो गया। शहर वो गया तो अपने काम से था, मगर वहाँ पहुँचा तो पता चला मिलिट्री की भर्ती हो रही है। उसने भी अपना नाम लिखवा दिया। 2-3 घंटे में शारीरिक नापतोल व फिटनेस की जांच के बाद फिजिकल दौड़ आदि सब संपन्न हो गया। जब नतीजे घोषित किए गए तो शिव बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे मिलिट्री में भर्ती कर लिया गया था। शिव को वहीं रोक लिया गया। उसके घर वालों को सूचित करा दिया। सूचना मिलने के बाद शिव ने बड़ी लगन और मेहनत से कार्य किया। इस बात का उसे बहुत फ़ायदा मिला। जहां मिलिट्री के जवानों को 6 महीने से पहले कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी, यह मौका उसे 3 माह पहले ही मिल गया था। शिव प्रताप अपने माता पिता से मिल भी गया और उन्हें बता भी गया मिलिट्री की नौकरी मात्र 5 वर्ष तक ही करनी है। अपनी ड्यूटी पर वापसी के बाद पुनः वो अपने देश की सेवा में तल्लीनता के साथ लग गया। सूबेदार शिव प्रताप सिंह का व्यवहार सभी साथी और अधिकारियों के साथ बहुत ही मधुर था। वह अपना काम बड़े साहस के साथ करता रहा। पता ही नहीं चला कब उसके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। सूबेदार को सुबह 1 दिन पहले ही बुलाकर बता दिया गया कि आज तुम आराम करो, कल आपकी सेवानिवृत्ति है। कल सुबह आपको सेवा से फुर्सत कर दिया जाएगा। उस दिन सूबेदार बहुत ही सुस्त रहा। साथियों से बिछड़ने को लेकर बहुत ही दुखी था और खुशी भी थी, क्योंकि चलो घर में माता पिता के साथ रहेंगे। अगले दिन सूबेदार को बुलाया और एक पार्टी आयोजित करके विदाई कर दी। इस मौके पर उसे एक बड़ी टॉर्च, एक पिस्टल तथा कारतूसों से लैस कमर पेटी भेंट की गई। सूबेदार अब ये सामान लेकर वहाँ से विदा हो लिया। सूबेदार अपने घर के लिए चला जा रहा था। पैदल की रास्ता थी। वो शाम तक एक शहर में पहुँच गया। वहाँ उसने रात गुजारने के लिए एक छत की आवश्यकता थी। लोगों ने उसे शहर के जमींदार के पास भेज दिया। जिस शहर में सूबेदार रुक रहा था उसका नाम इस समय भूतगढ़ था। पहले उसका नाम सुंदरगढ़ था। भूतगढ़ पढ़ने के पीछे क्या रहस्य है, यह जानने के लिए आप कहानी को पूरा जरूर सुने। गांव वालों के कहने पर वह जमींदार के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने जमींदार से अपनी बात बताई। जमींदार ने कहा, जगह तो है, पर मैं तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा, क्योंकि वहां पर भूतों ने अपना डेरा जमा लिया है। इतना सुनकर सूबेदार शिव प्रताप सिंह ने कहा, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मुझे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता, अतः आप मुझे वहाँ जाने दें। जाने से पहले मेरी एक विनती है, मुझे खाने के लिए कुछ अखरोट और जलाने के लिए एक पैकेट मोमबत्ती और माचिस दे दीजिए। इतना सामान लेकर फौजी जमींदार की हवेली पर पहुँच गया। अपने लिए जगह की साफ सफाई करके मोमबत्ती जलाई, आसन लगाकर उस पर बैठ गया और अखरोट खाने लगा। फौजी को नींद की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह 3 रात तक जाग सकता था। इसीलिए आराम से बैठा हुआ अखरोट तो तोड़ करके खा रहा था। जब रात्रि के 12 बजे तो भूतों ने एक अजीब सी आवाज़ करना शुरू कर दिया। इस पर उस फौजी सूबेदार ने भूतों से कहा, मैं एक फौजी हूँ, मैं भूतों से नहीं डरता, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे जब खाओगे
पहले उस चीज़ को खाकर दिखाओ जिसे मैं खा रहा हूँ। इस बात पर भूतों का सरदार सामने आ गया और बोला, ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम नहीं खा सकते? इस पर फौजी सूबेदार ने कहा, अगर कोई शर्त रखो तो मैं तुम्हें वह चीज़ दूँ। तो भूतों के सरदार ने कहा, मेरे पास एक जादुई थैली है, मैं तुम्हें वह जादुई थैली दूंगा। फौजी ने कहा, यह जादुई थैली क्या क्या काम कर सकती है? तब भूतों के सरदार कहा, इस थैली को अपने हाथ के ऊपर रखकर इससे जो मांगो मिलेगा। कैसे? तब सरदार ने बताया, थैली रखकर कहना, भूतों के सरदार की थैली, हमें फला चीज़ चाहिए। तुम जो चीज़ मांगोगे वही इस थैली में जाहिर हो जाएगी। फौजी ने कहा, मैं कैसे इस बात पर विश्वास करूं? तब भूतों के सरदार ने कहा, हम भूत कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो हम सारे इसमें बंद होकर तुम्हें दिखा सकते हैं। तब भूतों के सरदार ने वह थैली फौजी सूबेदार को देकर कहा, अब तुम अजमा कर देख लो। जब फौजी ने कहा, हे भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इन सारे भूतों को अपने अंदर कर ले। फौजी का इतना कहना था कि सारे भूत एक एक करके उस थैली के अंदर आ गए। अब अंदर से भूतों का सरदार बोला, अरे मनुष्य, तुझे हमारे ऊपर विश्वास है या नहीं? फौजी सूबेदार ने कहा, हाँ, अब विश्वास है। तो भूतों के सरदार ने कहा, जल्दी करो, हमें भूख लगी है, वह चीज़ दो जिसे हम खाकर तुम्हें जीत सके। भूत बहुत ही भूखे थे और सूबेदार उन्हें परेशान ही कर रहा था। तब भूतों के सरदार ने सूबेदार से वो चीज़ मांगी। भूतों के सरदार ने कहा, जल्दी दो, उसे खाकर फिर तुम्हें खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। फौजी सूबेदार ने अखरोट की थैली से एक पिस्टल का कारतूस निकाल के भूतों का सरदार उसे खाने की चेष्टा करता रहा। चबाता गया, लेकिन उस पिस्टल से बने कारतूस का क्या बिगड़ना, उसका कुछ भी नहीं हुआ। चबाने से वह चपटा हो गया था। अब शर्त के मुताबिक भूतों के सरदार ने वो थैली उस फौजी सूबेदार को दे दी। फौजी सूबेदार ने अपनी चालाकी से फिर भूतों के सरदार को कहा, मैं इस थैली के ऊपर विश्वास कैसे करूं? इस पर भूतों के सरदार ने कहा, तुम मनुष्य कभी किसी के विश्वास के पात्र नहीं बन सकते। चलो, जो करना है जल्दी करो, हम यहीं पर हैं। इतना सुनते ही फौजी सूबेदार ने थैली हाथ में लेकर कहा, हे भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इन सभी भूतों को अपने अंदर ले ले। फौजी सूबेदार का इतना कहना था कि सारे के सारे भूत एक एक करके उस थैली में समा गए। फौजी ने कहा, देख लो भूतों के सरदार, कोई बाहर तो नहीं है? इस पर भूतों का सरदार नाराज हुआ और बोला, तुम मनुष्यों के अंदर ना यही कमी है, किसी का विश्वास नहीं करते। अरे भाई, हम सभी इसके अंदर ही है। इतना सुनते ही फौजी सूबेदार ने उस थैली के मुंह को बंद कर दिया और कसकर गांठ लगा दी। उसके बाद अपने सर के नीचे तकिए की तरह लगाकर सोने लगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस गांव का नाम सुंदरगढ़ से भूतगढ़ इसलिए पड़ा था क्योंकि जमींदार ने अपनी बीवी के कहने के मुताबिक उसके रहने के लिए एक नई हवेली बनवाई थी, लेकिन उसका गृह प्रवेश का मुहूर्त काफ़ी देरी से निकला। इतने में उसमें भूतों का वास हो गया, यहाँ तक कि उसमें 2 जमींदार के नौकरों की भूतों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही उस नगर का नाम सुंदरगढ़ से भूतगढ़ पड़ गया था और वह मकान अभी खाली पड़ा हुआ था। जब सुबह जमींदार अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ उस फौजी की नर कंकाल को वहाँ से उठाकर दफना दो, तो उसके नौकर जाकर उसे बैठा हुआ पाते हैं। यह देखकर वह अचंभे में पड़ जाते हैं। नौकर सी प्रताप सिंह से कहते हैं, आपको जमींदार साहब ने याद किया है। इतना सुनकर सूबेदार कहता है, भाई हम फौजी हैं और सारा काम हम अपने हिसाब से करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद हम जमींदार के पास आ जाएंगे। अंततः सूबेदार स्नान ध्यान करने के बाद आराम से जमींदार साहब के पास आता है।
अपने मूंछों पर ताव देकर जमींदार के कहने के मुताबिक उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वह फौजी सूबेदार उस जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, अब आप अपने मकान में बड़े आराम से रह सकते हैं, उसमें अब कोई भूत बला नहीं मिलेगी। यह सुनकर सूबेदार बड़ा प्रसन्न हुआ। जमींदार फौजी सूबेदार को कुछ इनाम देने की कोशिश करता है। इस पर फौजी साहूकार से कहता है, जमींदार साहब, मैंने देश की सेवा में 5 वर्ष लगाए हैं। उन्होंने मुझे जितना दिया है उतना काफ़ी है। उसी की बदौलत मैंने आज आपकी हवेली भूतों से खाली करवा दी है। यथा किसी में हिम्मत नहीं थी कि आपकी हवेली खाली हो जाए। वह हमेशा भूतों से ही भरी रहती और यह भूतगढ़ दोबारा कभी सुंदरगढ़ नहीं बन पाता। इस बात की चर्चा आग की तरह पूरे नगर में फैल गई और लोगों ने सुंदरगढ़ को भूतगढ़ कहना छोड़ दिया। इसके बाद फौजी सूबेदार थैली को लेकर एक लोहार के पास पहुंचा। फौजी ने थैली को लोहार के अरहान पर रख दिया। उसके बाद लोहार से बोला, इस थैली के ऊपर घन चलाओ। जैसे ही थैली के ऊपर घन चलाना स्टार्ट हुआ, भूत अंदर जो बंद थे वो चिल्लाने लगे। जब भूत अच्छी तरह से परेशान हो गए तब फौजी ने कहा, भूतों के सरदार, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ जो तूने ही कही थी। मनुष्य कभी किसी पर विश्वास नहीं करते, तो मैं भी तेरे पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मैं तुझे तब छोड़ूंगा जब तू यह वादा करेगा कि इस नगर के 12 कोस के दरमियान इधर से उधर तेरी कहीं सूरत नजर नहीं आएगी। इतना सुनने के बाद भूतों का सरदार और सारे भूत बोले, हे सूबेदार, हमें तेरी बात मंजूर है, हमारी जान बख्श दे। तो फौजी ने लोहार से घन चलाना बंद करवा दिया। सूबेदार ने उस थैली का मुंह खोल दिया और सारे के सारे भूत एक एक करके उसमें से निकलकर भाग गए। भागते 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 इतनी दूर पहुंच गए कि वह इस नगर के 12 कोस के दायरे में भी नहीं आ सकते थे। उसके बाद इनाम देने के लिए उस जादुई थैली को अपने हाथ में लिया और बोला, हे भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे में शक्ति है तो 2 बतख और 2 दारू की बोतल इसके अंदर आनी चाहिए। सूबेदार के कहने की देर थी कि उसकी थैली भारी हो गई। उसने देखा उसमें जो बतख थे और 2 दारू की बोतल आ चुकी थी। सूबेदार ने दोनों लोहार को देकर उसे कहा, भैया इनको भून लो। एक बतख और एक बोतल उसको दे दी। भुनी हुई एक बतख लेकर खा पीकर आराम से वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचकर अपने माँ बाप से मिला। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश थे। रिटायर्ड सूबेदार फौजी के पिता ने उसकी शादी करवा दी। सूबेदार शादी के बाद अपने परिवार के साथ रहता और खेती करता। गांव में सब उसे फौजी ही कहते थे। फौजी हमेशा अपने खेतों की देखभाल करता और उसमें अच्छे से अच्छी फसल पैदा कर रहा था। फौजी ने नई नई तकनीक लगाकर फसलें पैदा की और गांव वालों को भी वैसे ही खेती करने के लिए प्रेरित किया। इधर इसी बीच फौजी के एक बेटा हुआ। जब फौजी का बेटा पैदा हो गया तो उसने गांव वालों को एक बहुत ही बड़ी दावत दी। एक दिन फौजी अपने खेतों पर काम कर रहा था। उसका बेटा पढ़ने गया हुआ था। अचानक मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका। मैंने तुम्हारे पास 3 मैसेज भेजे थे, तुमने सभी को नज़रअंदाज कर दिया। इस पर फौजी कहने लगा, मेरे पास तो कोई आपका संदेशा आया ही नहीं। तब मौत ने कहा, मैंने पहला संदेश उस समय भेजा था जब तेरे बाल सफ़ेद हुए। दूसरा संदेशा उस वक्त भेजा था जब तेरे मुंह के दांत बाहर निकल गए। तीसरा संदेशा उस समय भेजा था जब तुझे आंखों से कम नजर आने लगा था। फौजी बोला, मैं तो अनजान था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मेरे संदेश थे। तब मौत कहने लगी, मैं किस किस को बताऊंगी, सभी सहज अंदाज लगा ही लेते हैं कि
अब हम वृद्ध हो चले हैं, अब हमें मौत भी आएगी। तब साहूकार ने विनम्रता से मौत से कहा, मुझे कुछ समय की मोहलत दो। तब मौत ने पूछा, तुझे कितनी मोहलत चाहिए? फौजी ने कहा, मेरे बेटे की शादी हो जाने दो और घर में उसकी बहू का आ जाने दो। मौत बोली, चल ठीक है। इतना कहकर मौत वापस चली गई। जब फौजी के बेटे की शादी हो गई और उसके घर पर बहू आ गई तो मौत ने दोबारा आकर उसके सामने दस्तक दे दी। अब मौत से कहने लगी, ओ फौजी, तेरे घर में बेटे की बहू भी आ गई, अब चल तू। तो फौजी बोला, मौत मेरे ऊपर प्लीज़ एक कृपा कर दो आप। तब मौत बोली, क्या चाहता है? फौजी ने कहा, मुझे खास कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बच्चे का मुंह देख लूँ। मौत बोली, चल ठीक है, ऐसा ही होगा। इतने दिनों के लिए मौत ने उसे छोड़ दिया। अब फौजी की बेटे की शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। कुछ समय उपरांत मौत आ गई और बोली, फौजी, जो तूने कहा वो हो गया, अब तू मेरे साथ चल, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकती तेरे लिए। जब मौत ने ज़्यादा दबाव बनाया, फौजी के बूढ़े दिमाग ने काम किया और उसे जादुई थैली की याद आ गई। उसने जादुई थैली को हाथ में लिया और बोला, हे भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इस मौत को इसके अंदर कर दे। सूबेदार की कहने की देर थी, मौत थैली के अंदर आ गई। जैसे ही मौत थैली के अंदर पहुंची, सूबेदार ने थैली को कसकर बांध दिया। अब सूबेदार ने एक बक्सा थैली को उसके अंदर रखा और उसे एक नहर में छोड़ दिया। उधर मौत की थैली बक्से में बंद नहर में तैरते तैरते किनारे से लग गई। जहाँ पर मौत किनारे से लगी थी वह एक धोबी का घाट था। वहाँ पर वह धोबी रोजाना कपड़े धोने के लिए आता था। जब उसने उस बक्से को देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा इस बक्से में कुछ खजाना मिल जाएगा। उसने उस बक्से को अपने पास रख दिया। जब सारे कपड़े धुल चुके तो बक्से को लेकर कपड़ों के साथ वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद धोबी ने उस बक्से को खोला। उस बक्से के अंदर एक थैली और मिली, जिस थैली का मुंह बंद था। धोबी को अभी भी उम्मीद थी कि शायद इसमें कुछ माल हो। इसी लालच में धोबी ने वह थैली खोल दी। धोबी ने जैसे ही थैली खोली, मौत आज़ाद हो गई। अब मौत ने धोबी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब उसे सबसे पहले उस फौजी से बदला लेना था। उसे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सबसे पहले वह उस फौजी के गांव पहुंच गई। वहां जाकर देखा फौजी अपने खलिहान में था। वैसे भी वो अब एक भरे पूरे परिवार का सबसे बड़ा मुखिया था। उसे अब खेतों पर ही बने मकान में रहना पड़ता था। वहीं पर खेती के लिए आवश्यक चीज़ें, हल, बैल और सभी प्रकार के औजार रहते थे। सिंचाई के लिए एक रहट थी जिसे चैन पंप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस बार की फसल की बिक्री के पैसों से एक ट्यूबवेल लगाने की योजना बन चुकी थी। इन सब से अनजान मौत को अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी। फसल से अनाज निकालने के लिए जो कटे हुए गेहूं रखे थे उन्हें इस प्रकार रखा जाता था कि कई लंबी लंबी कतारें बन जाती थी। उनको मढ़ाई के लिए बैलों को तैयार कर लिया गया था। अब मढ़ाई के लिए लांग लेकर उस जगह रखना था जहां पर बैलों से दाएं चलाकर उसमें से अनाज निकालना था। इस काम को फौजी का बड़ा लड़का कर रहा था। मई का पहला सप्ताह था। गर्मी अपने चरम पर थी। लड़के को प्यास लगी तो वो अपने फौजी पिता को बोल छाया में रखे पानी को पीने गया। अब फौजी ने लांग डालने के लिए जैसे ही बाई में हाथ डाला, वहां पहले से सांप बनकर मौत छुपी हुई थी। मौका मिलते ही उसने फौजी को डस लिया और फौजी सांप के जहर से मर गया। उसके बाद मौत अब कभी भी कहकर नहीं आती। पहले जिसकी मौत आती थी उसे खुद जाकर बताती थी। इंसान ने उसके साथ बहुत ही धोखे किए, फिर भी वह यमराज को किसी न किसी बहाने से संतुष्ट कर देती थी। परंतु मौत को इंसान ही ज़्यादा चकमा देते थे, बाकी तो कुछ नहीं कहते थे। इसीलिए
मौत फौजी के झांसे में आकर भूतों की दी हुई जादुई थैली में फौजी के कहने पर आ गई और उसे आगाह भी किया, देख ले मैं थैली में आ गई। बस फौजी ने तुरंत थैली बंद कर दिया। इसलिए अब मौत कहकर नहीं आती। मौत को अब कोई न कोई बहाना चाहिए। अब मौत बिना बहाने के किसी को नहीं आती। हमेशा यही सुना जाता है, फलाना आदमी का एक्सीडेंट हो गया और मर गया, वो कुएं में गिरने से मर गया, फलाना आदमी को टीबी थी, मर गया। कई कारण होते हैं अब मौत के। पहले केवल एक ही था, मौत आती थी और साथ लेकर यमराज के साथ जाती थी। जैसी सुनी वैसे सुनाई आपको। दरअसल ये कहानी मैं अपने बचपन में सुनी थी। मैं सोची आपको सुना देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, बट ये सिर्फ काल्पनिक कहानी थी। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये कहानी बहुत लोग सुन करके अच्छा लगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी करो ताकि आप आगे भी इस तरह की कहानियाँ आप मेरे चैनल पे सुन सको। धन्यवाद।